हेलो दोस्तों। तो आज के टॉपिक इम्पोर्टेंट तो है ही, इंडियन ज्योग्राफी फिजिकल एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स। ज़रा गौर से देखो इस वर्ड्स को, फिजिकल एंड इकोनॉमिक। आप ये मत उम्मीद लगाना कि मैं आपको बताऊंगा हमारे देश में 29 स्टेट्स है, हमारे देश में 8 यूनियन टेरिटरीज है। इसके लिए मैंने एक दूसरा वीडियो बना चुका है, देखना है तो जाकर चैनल पे देख सकते हो। यहाँ पे हम बहुत ही डिटेल में जाएंगे, बहुत ही डीप में जाएंगे, इंडिया के बारे में जानेंगे। अगर इसके बाद आपको कोई पूछे भाई कहाँ से हो, इंडिया से, इंडिया के बारे में कुछ बताओ, अब ये नहीं बताओ कि हमारे देश में 29 स्टेट्स है और 8 यूनियन टेरिटरीज है। हाँ मेरी माँ, देखो ऐसे नहीं बोलना, आपको बोलना है हमारे देश में ये प्रॉब्लम्स है, हमारा देश इतना डेवलप है और डेवलपिंग के लिए ये सॉल्यूशन है, ये इस काम में प्रोग्रेसिंग कर रहा है, तो सब कुछ पता चल जाएगा। तो चलिए देर किस बात का भाई, शुभ काम में देरी नहीं करना चाहिए। देखिए फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, पहले फिजिकल लिखा था, तो पहले फिजिकल के बारे में जान लेते हैं कि क्या है अपना इकोनो फिजिकल ज्योग्राफी। देखो हिमालयन रीजन है, नॉर्दर्न प्लेन है, पेनिसुलर प्लाटू है, कोस्टल प्लेन है। ये आपको पता होना चाहिए। हिमालयन रीजन हिमालय है, नॉर्दर्न प्लेन यानी कि गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन, मतलब हिमालय के नीचे और इंडिया के नॉर्थ में। ओके, मतलब हिमालय के नीचे, नॉर्थ में लेकिन हिमालय के नीचे। फिर पेनिसुलर प्लाटू, बहुत ही ज़्यादा इसमें मिनरल्स है। फिर कोस्टल प्लेन्स और आइलैंड्स, आइलैंड्स तो पता है अंडमान निकोबार और उसके साथ लक्षद्वीप। और पेन जो है कोस्टल प्लेन्स, देखो हमारा जो 9 स्टेट्स है वो अपने बॉर्डर किसके साथ, समुद्र के साथ साझा करते हैं। जैसे कि पहला सबसे ज़्यादा हो गया गुजरात, सबसे ज़्यादा बॉर्डर, फिर उसके नीचे महाराष्ट्र और उसके नीचे गोवा, कर्नाटका, केरला, फिर उसके नीचे नहीं, उसके साइड में तमिलनाडु, ऊपर आंध्र प्रदेश, ऊपर उड़ीसा और लास्ट में वेस्ट बंगाल। तो इतने कोस्टल स्टेट्स है अपना। ओके, इतना हो गया। इतना में नहीं हुआ, अभी डिटेल में और देखेंगे। देखिए हिमालयन रीजन, हिमालय के बारे में पहले देख लेते हैं। डिवाइडेड इनटू ग्रेटर हिमालय, देखो 3 पार्ट्स में लगभग इसे डिवाइड किया जाता है। पहले हो गया ग्रेटर हिमालयस, फिर लेसर हिमालयस और शिवालिक रेंजेस, बस याद रखना है। फिर सोर्स ऑफ मेजर रिवर्स लाइक गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंदस आया है। उसके साथ साथ और भी बहुत सारे मेजर रिवर्स आया है, और गंगा ब्रह्मपुत्र इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ये जरूर याद रखना, गंगा ब्रह्मपुत्र जैसे रिवर का सोर्स कौन है, हिमालय है। फिर आर्क्स आज ए क्लाइमेट डिवाइड, ये क्यों बोला गया, क्योंकि हिमालय के जो पीछे है तिब्बतन प्लाटू है, सबसे बड़ा प्लाटू एशिया का। फिर देखिए जो वहाँ से साइबेरिया, रूस से जो ठंडी ठंडी हवा आता है वो बहुत ठंडी होती है, लेकिन अपने इंडिया पे नहीं पहुँच सकता वो, क्यों, उसे हिमालय रोक लेता है, इसलिए उस पर बहुत ही ज़्यादा ठंड होता है, लेकिन इस पर हम अच्छे सुकून से जी रहे हैं। तो ये किसके बदौलत, ओनली ऑल फॉर हिमालय, तो उसका क्रेडिट देना उसे बनता है। ओके, हिंदी में लिखा हूँ, आपको पढ़ना है, अगर इंग्लिश से दिक्कत है तो पढ़ लो खुद से। फिर आता है नॉर्दर्न प्लेन्स। नॉर्दर्न प्लेन्स फॉर्म्ड बाय आलूवियल डिपॉजिट्स। ये आलूवियल डिपॉजिट्स क्या है, ये डिपॉजिट्स है मिट्टी का, लेकिन ये मिट्टी कहाँ से आते हैं, जो रिवर आता है वो अपने साथ मिट्टी कैरी करता है। जब वो ऊपर से नीचे आता है, मतलब निकलता तो है कोई माउंटेन से निकला होगा, हिमालय से मान लो निकलने के बाद नीचे आया। जब नीचे आया तो वो बहुत सारे छोटे छोटे पत्थर अपने साथ लेकर आए, जो और मिट्टियाँ भी बहुत सारे वहाँ से धो के लेकर आए। बहुत ज़्यादा स्पीड होने के बाद इस वजह से कुछ भी डिपॉजिट नहीं हुआ, सब कुछ नीचे ले आए। लेकिन जब प्लेन एरिया में एंटर किए, नॉर्दर्न प्लेन में, तो वहाँ पे सब कुछ डिपॉजिट कर दिया, क्योंकि वो जो फ्लो है ना नदियों का वो स्लो हो गया, तो वहाँ पे सब कुछ डिपॉजिट कर दिया। तो उसे बोलते हैं आलूवियल डिपॉजिट्स। किसका, इंदस, गंगा और ब्रह्मपुत्र मेजर रिवर है, ये 3 ही मेजर रिवर है। ऐसे मान सकते हो कि 3 ही जो रिवर है नॉर्दर्न पार्ट में इंडिया का, यही 3 ही मेन रिवर है। ओके, इनके द्वारा लाई गई नदियों के जलीय मिट्टी, जो उनके द्वारा लाई गई मिट्टी से बनी है नॉर्दर्न प्लेन्स। ओके, फिर फर्टाइल सॉइल, ऑब्वियसली भाई फर्टाइल होगा क्योंकि पानी उसमें बहुत ज़्यादा है। ओके, बहुत ज़्यादा टाइम पानी में रहा, और हाई पॉपुलेशन डेंसिटी, फर्टाइल है, इसीलिए बहुत ही अच्छा फार्मिंग होगा, फार्मिंग अच्छा होगा तो लोग ज़्यादा होंगे। इसीलिए तो बिहार, जहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी इंडिया में सबसे ज़्यादा है, उस जैसा राज्य वहाँ पे है। उसके साथ यूपी, उत्तर प्रदेश, जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं, वो भी वहीं पे है।
बिहार में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है इंडिया का, तो वहीं पे रहते हैं। तो ये बात याद रखना फैक्ट से। फिर आता है पेनिनसुलर प्लाट्यू। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि ये ओल्डेस्ट लैंड मास है, पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। जब ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ये बोलता है अल्फ्रेड वेगनर, तो वो बोलते हैं कि बहुत सालों पहले अपना जो एक ही कॉन्टिनेंट था, अपना अर्थ पे एक ही कॉन्टिनेंट और एक ही सागर महासागर था। कॉन्टिनेंट का नाम था पांजिया। वो पांजिया दो पार्ट में डिवाइड हो गया। ऊपर की पार्ट जो नॉर्दर्न पार्ट में लोअर एशिया, नीचे का पार्ट है गोंडवाना लैंड, और अपना इंडिया गोंडवाना लैंड का पार्ट था। फिर आया ऊपर, फिर नीचे, ऊपर आया और यूरेशियन प्लेट के साथ टकराया, हिमालय का फॉर्मेशन हुआ। वो सब अलग चैप्टर है, बस आपको ये थोड़ा बहुत याद रखना है। फिर रिच इन मिनरल्स लाइक कोल है, आयरन है। आयरन ओर और कोल में बहुत ही ज़्यादा रिच है, खास करके उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मिलता है। इंडिया इंक्लूड्स डेक्कन प्लाटू, सबसे बड़ा प्लाटू पेनिनसुलर प्लाटू में, और सेंट्रल हाईलैंड जैसे कि मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, वहाँ का हाईलैंड इसमें इंक्लूडेड है। फिर आता है कोस्टल प्लेन्स। देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, क्यों? क्योंकि वेस्टर्न ईस्टर्न कोस्टल प्लेन दो भाग में डिवाइड कर दिया। मेजर पोर्ट्स लाइक देखिए पोर्ट्स एरिया रहता है कोस्टल प्लेन्स पे, पोर्ट्स रहते हैं जहाँ पे हम ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। ओके, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुंबई पोर्ट्स, चेन्नई पोर्ट्स, कोलकाता पोर्ट्स, विशाखापट्टनम पोर्ट्स। ओके, ये बहुत ही ज़्यादा, जैसे कि प्रमुख बंदरगाह, ये बंदरगाह है मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, विशाखापट्टनम बंदरगाह। ये बंदरगाह से अपना बहुत ही अच्छा रेवेन्यू जनरेट होता है। फिर अब हम दूसरे देश को भी ट्रांसपोर्ट आराम से कर सकते हैं। फिशिंग एंड एग्रीकल्चर आज मेजर ऑक्यूपेशन, ऑब्वियस सी बात, जो यहाँ पर रहते हैं वो समुद्र के पास रहे, फिशिंग तो करेंगे और एग्रीकल्चर करेंगे, क्योंकि वो जो समुद्र के पास की मिट्टी होती है वो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होता है, तो वहाँ पे एग्रीकल्चर भी होता है, उसके साथ फिशिंग भी होता है। तो ऑक्यूपेशन लोग ये व्यवसाय बना लेते हैं अपना अपना। क्या बोल रहा हूँ मैं? ओके, फिर आया आइलैंड ऑफ इंडिया। इंडिया में खास करके दो आइलैंड है, ये अंडमान निकोबार और लाक्षाद्वीप। ओके, अब एक क्वेश्चन पूछता हूँ। अंडमान निकोबार में एक ये आइलैंड जो एक एक्टिव वोल्केनो है, उसका नाम ज़रा कमेंट सेक्शन में ज़रा करके बताओ। ओके, फिर स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस से अंडमान निकोबार क्यों है? देखिए, चाइना हमारा सबसे बड़ा थ्रेट है, सबसे अच्छा फ्रेंड है या थ्रेट है, आप ही डिसाइड कर लो। लेकिन उसके ऊपर जब नज़र रखने के लिए वो सी रूट के थ्रू हम उसके ऊपर उसका ट्रांसपोर्टेशन पर हम अच्छा खासा नज़र रख सकते हैं। कहाँ पे? अंडमान निकोबार पे। और टूरिज्म तो होगा ही यहाँ पे। ओके, फिर लाक्षाद्वीप आइलैंड। देखिए कोरल आइलैंड है। कोरल आइलैंड क्या है? जो कोरल रीफ से बना हो, कोरल रीफ से बना हो कोरल द्वीप है, क्योंकि मछली पालन उद्योग भी इसमें है। फिशिंग इंडस्ट्री यहाँ पे बहुत अच्छा होता है, क्योंकि कोरल रीफ यहाँ पे ज़्यादा है। कोरल रीफ है वो वहाँ पे मर जाता है, उसका स्केलेटन रहता है, और उसके बाद फिर से कोरल रीफ उसके ऊपर उगता है। ओके, मतलब उसके ऊपर आ जाते हैं। तो इस तरह से ये आइलैंड बना है, और ये फिशिंग के लिए बहुत बढ़िया है। फिर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। देखिए बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बनता कैसे है? हम किस जगह को बोल सकते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट? पहला तो देखिए हाई लेवल ऑफ स्पेसीज होना चाहिए यहाँ पे। यहाँ का जो कंडीशन है ना, पहला कंडीशन, लॉस्ट 70% और मोर ऑफ इट्स ओरिजिनल नेचुरल वेजिटेशंस। मतलब ओरिजिनल यहाँ पे जितने भी प्लांट्स थे, एनिमल्स थे, वो उनका 70% वो लॉस कर चुका है। अभी हमें उसे कंजर्व करने की ज़रूरत है। फिर दूसरा कंडीशन क्या है कि 1500 वास्कुलर प्लांट्स, जो कि यहाँ पे एंडेमिक होना चाहिए, मतलब यहीं पे ही सिर्फ मिलना चाहिए। ये दो कंडीशन फुलफिल करता है कौन? फुलफिल करते हैं हमारे आइलैंड जो है इंडिया का। ओके, इसलिए इसे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट भी बोला जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। फिर आता है क्लाइमेट कंडीशंस ऑफ इंडिया। देखिए सीजन, अभी आप बोलोगे 6 सीजन है, तुमने क्यों 3 लिखा है? समर, विंटर, मानसून। देखिए समर पे बहुत ही ज़्यादा गर्मी होता है, विंटर पे बहुत ज़्यादा ठंड होता है, और मानसून पे बारिश होता है। तो ये तीनों ही हमें बहुत ही ज़्यादा फील होता है, बाकी के दिन इतना फील नहीं होता है, इसलिए हम इस तीनों को ही जानना चाहिए। मानसून्स देखिए इन्फ्लुएंस्ड बाय साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स। ट्रेड विंड्स है क्या? देखिए ये अगर इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। ओके, तो ट्रेड विंड्स है क्या? ट्रेड विंड्स क्या है? अभी आप देखिए यहाँ पे लिखा गया ऐसा, साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट। साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट। साउथ वेस्ट मतलब ये हो गया साउथ, ये हो गया वेस्ट। इस तरह से फ्लो होता है, ये है इक्वेटर, और यहाँ पे इस तरह से फ्लो होता है। ये अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप कमेंट में बताओ, मैं बना दूंगा वीडियो। लेकिन यहाँ पे आप जान लो ट्रेड विंड से मानसून बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है।
ओके। और रीजनल क्लाइमेट वेरिएशन, ऑब्वियस सी बात है, जहाँ पे जाएंगे वहाँ का तापमान और बारिश का मात्रा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा। क्योंकि देखो ऊपर अगर जाओ आप नॉर्थ पार्ट में जाओ तो ठंड बढ़ता है क्योंकि इक्वेटर से दूरियाँ बढ़ती है, और नीचे जाओ तो गर्मी होती है। तो इस तरह से आपको याद रखना रीजनल क्लाइमेट वेरिएशन भी अपने इंडिया में है। और एक बात आप याद रखो, क्लाइमेट जब ये मान लो इंडिया यहाँ से आएगा मानसून, इस तरह से जाएगा, यहाँ से जाएगा, इस तरह से यहाँ से एक मानसून आएगा, इस तरह से जाएगा। देखो ये दिल्ली पे मीट करता है। ओके, ये एक फैक्ट से आपको याद रखना है। ओके, अभी नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे। फिर नेचुरल रिसोर्सेस जैसे कि मिनरल्स, देखिए कोल कहाँ पे मिलता है थोड़ा सा याद रखना क्योंकि छोटा छोटा फैक्ट है। फिर पहले कोयला कहाँ पे मिलता है, देखिए मिलता है झारखंड पे, मैंने बताया था, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ पे ज़्यादा मिलता है। आयरन ओर कहाँ पे मिलता है, कर्नाटका एंड उड़ीसा, कर्नाटका उड़ीसा, झारखंड उड़ीसा छत्तीसगढ़। बॉक्साइट कहाँ पे मिलता है, झारखंड छत्तीसगढ़। मेनली आपका ईस्ट पार्ट में मिल जाएगा। ओके, अभी नेक्स्ट देखिए फॉरेस्ट रिसोर्सेज। अपने इंडिया में सबसे ज़्यादा कौन सा फॉरेस्ट है, डिसिडियस फॉरेस्ट। और टाइप्स देखेंगे फॉरेस्ट के कि कितने टाइप्स के फॉरेस्ट है इंडिया में। देखिए पहला तो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, फिर आ गया डिसिडियस फॉरेस्ट, उसके अलावा माउंटेन फॉरेस्ट है एंड मैंग्रोव फॉरेस्ट भी है। मैंग्रोव फॉरेस्ट कहाँ पे है, सुंदरबंस पे है। ओके, मेजर फॉरेस्ट एरिया देखिए वेस्टर्न घाट्स और सुंदरबन। वेस्टर्न घाट्स का किसे बोलते हैं, देखिए यहाँ पे जो इंडिया है ना, इसके नीचे ये एक है, इस तरह से ये पे एक है, यहाँ पे एक, ये है ईस्टर्न घाट, ये है वेस्टर्न घाट। कैसे बना है अगर आप वीडियो चाहिए कमेंट में बताओ। ओके, वेस्टर्न घाट हो गया और सुंदरबन हो गया। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया है। कंजर्वेशन प्रोजेक्ट टाइगर कब आया, और अफॉरेस्टेशन हम कैसे से संरक्षण कर सकते हैं, वनीकरण करके, पेड़ ज़्यादा लगा के। और प्रोजेक्ट टाइगर कि टाइगर को हम बचाएंगे क्योंकि टाइगर का संख्या हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा कम हो रहा है। तो ये कब आया था प्रोजेक्ट टाइगर, 1973 में। कब आया था, 1973 में, याद रखना। ओके, अभी नेक्स्ट देखिए वाटर रिसोर्सेस। वाटर रिसोर्सेज के बारे में भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। वाटर हमारा ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा है। देखिए मेजर रिवर्स मैंने जैसे बताया, गंगा, ब्रह्मपुत्र और यमुना। गंगा, ब्रह्मपुत्र और यमुना। देखिए ब्रह्मपुत्र ना बहुत बड़ा लेंथ में है, रिवर्स तो बहुत बड़ा है, लेकिन इंडिया में छोटा पोर्शन, मतलब मेनली नॉर्थ ईस्ट में फ्लो करता है। ओके, और गंगा तो हमारा सबसे बड़ा रिवर है जो इंडिया में फ्लो करता है, और यमुना तो गंगा का सबसे बड़ा ट्रिब्यूटरी है। अभी लेक्स देखिए चिल्लिका, सांबर और उल्लार। उल्लार देखिए जम्मू कश्मीर पे है, चिल्लिका उड़ीसा पे है, और सांबर कहाँ पे है, राजस्थान में। देखिए सांबर सबसे बड़ा इंडिया का इनलैंड लेक है, मतलब लैंड में ही फ्लो करता है। और उल्लार जो है सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक है। और चिल्लिका जो है, चिल्लिका कौन सा, चिल्लिका क्या है, चिल्लिका सबसे बड़ा ब्रैकिश वाटर लेक है। फिर ऐसा इशूज़, वाटर पोल्यूशन। देखिए वाटर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स भी हो रहा है। मतलब क्या है वाटर पोल्यूशन, अभी कि आप देखेंगे दिल्ली में, मतलब पानी में इतना ज़्यादा, मतलब शैम्पू के जैसा जो छठ पूजा मना रहे थे, दिल्ली के वाटर में शैम्पू के जैसा निकल रहा था, इतना पोल्यूशन हो चुका है। और इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स लाइक कि आप देखिए कावेरी पे बहुत ही बड़ा डिस्प्यूट्स है। आपको पता होगा कावेरी पे डिस्प्यूट्स क्यों है, कावेरी पे कर्नाटका और तमिलनाडु के डिस्प्यूट्स है। महानदी पे जैसे कि छत्तीसगढ़ और उड़ीसा का है। कृष्णा पे आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना का है। फिर बंसधारा उस पर आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा का डिस्प्यूट्स है। इस तरह से डिस्प्यूट बहुत ज़्यादा रहता है कि हमें ज़्यादा पानी चाहिए, हमारे यहाँ से निकलता है, तुम्हें कम पानी दूंगा, ये बोलता है हमें ज़्यादा पानी चाहिए, हम ये बांध बना देंगे। इस तरह से डिस्प्यूट रहता है अपने इंडिया में। फिर एग्रीकल्चर इन इंडिया, देखिए टाइप्स ऑफ क्रॉप्स 3 टाइप्स का, मेनली खरीफ एंड रबी है, खरीफ एंड रबी। लेकिन हमने 3 टाइप्स का लिखा है तो 3 टाइप्स के बारे में जाना है। देखिए रबी क्रॉप्स ये कब से कब तक होता है, रबी क्रॉप्स जो है अक्टूबर से नवंबर तक होता है। ओके, और खरीफ क्रॉप्स ये कब से कब तक होता है, मई टू जून। और जेड ये कब से कब तक होता है, मार्च टू जून। ये ओवरलैप्स करता है, तो आप मेनली याद रखना खरीफ एंड रबी। अभी देखिए ग्रीन रिवोल्यूशन, इसका फादर कौन है, MS स्वामीनाथन। ओके, इसके बारे में आगे देखते हैं। फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग ये ग्रीन रिवोल्यूशन से रिलेटेड है। अभी देखिए ग्रीन रिवोल्यूशन ये है क्या, इंट्रोडक्शन इनिशिएटेड इन द 1960s टू बूस्ट एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी इन इंडिया। द ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया वाज लेड बाय एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट कौन, MS स्वामीनाथन। बोला था फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन बोलते हैं इन इंडिया।
एम क्या था, अचीव सेल्फ सफिशिएंसी इन फ्रूट ग्रेन्स एंड इराडाइट हंगर। ओके, की फीचर्स, यूज ऑफ हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स, ये बाहर बहुत ज़्यादा यूज होता था, जहाँ से बहुत ज़्यादा कैपेसिटी रहता था कि ज़्यादा से ज़्यादा फसल हो। फिर आता है इंक्रीज्ड यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एंड इरिगेशन। आपको समझ में आ रहा होगा इसमें कुछ। एडॉप्शन ऑफ मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक एंड मशीन। देखिए आप, सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट इसका क्या हुआ, पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ, अच्छा खासा प्रोडक्शन हुआ। लेकिन हुआ ये नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ा ना, वो केमिकल फर्टिलाइजर बहुत ज़्यादा यूज हुआ तो मिट्टी ख़राब हो गई। ओके, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा नहीं हुआ। फिर आता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इंडिया में। देखिए की इंडस्ट्रीज़ क्या है, आईटी, ऑटोमोबाइल और टेक्सटाइल। ये तीनों इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री है, लेकिन उसे देखें तो एग्रीकल्चर में हम अपना इंडिया बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। लेकिन इंडस्ट्री के बारे में बात करें तो आईटी, ऑटोमोबाइल और टेक्सटाइल, मतलब जो वस्त्र है उसके में बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट है उसके ऊपर। फिर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स, जैसे कि दिल्ली मुंबई कॉरिडोर, चेन्नई बेंगलुरु कॉरिडोर, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज है। फिर चैलेंजेस क्या था, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनवायरमेंटल कॉन्सर्न, ऑब्वियसली पर्यावरण चिंता है तो आएगा, और ढांचा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मनी नहीं है, मनी पैसा बहुत कम है। फिर जाता है ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। देखिए रेलवे 4th लार्जेस्ट, आपको ये जान के हैरान हो गया कि पूरा दुनिया में अपना देश का जो रेलवे नेटवर्क है ना, वो 4थे नंबर पे आता है, पता है। फिर रोड्स, नेशनल हाईवे, एक्सप्रेसवे। अभी आपको क्वेश्चन बताना है कि सबसे लंबा जो हाईवे है इंडिया का, उसका नाम क्या है, बता दो यार। फिर वाटर वेज, इनलैंड कोस्टल शिपिंग रूट्स। ओके, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है जानना। फिर एनर्जी रिसोर्सेज, देखिए जैसे कि कोल के ऊपर, कोल से बहुत ही ज़्यादा एनर्जी बनाया जाता है, कहाँ पे, थर्मल पावर इंडिया में बनाया जाता है, बैकबोन ऑफ थर्मल पावर। रिन्यूएबल एनर्जी, जैसे कि सोलर से, विंड से, हाइड्रो पर, इसके ऊपर भी हमारे यहाँ काम चल रहा है। फिर आता है न्यूक्लियर एनर्जी, इसके ऊपर भी हमारा देश काम कर रहा है। और कोल के बारे में बात करें तो हमारा देश सेकेंड लार्जेस्ट इंपोर्टर एंड एक्सपोर्टर ऑफ कोल है। ओके, सेकेंड लार्जेस्ट इंपोर्टर एंड एक्सपोर्टर ऑफ कोल अपना देश है। ओके, ये आपको पता होना चाहिए। अभी चले नेक्स्ट, न्यूक्लियर एनर्जी। इंडिया रैंक्स अमंग द टॉप नेशंस। न्यूक्लियर एनर्जी में अभी के टाइम पे इंडिया टॉप नेशन के साथ आ रहा है। उसका नाम मैनेज बाय डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, याद रखना, अंडर गवर्नमेंट। मेजर प्लांट्स, देखिए तारापुर महाराष्ट्र पे है, कल्पकम तमिलनाडु पे है, ककरापर गुजरात पे, कुंडनकुलम तमिलनाडु पे। मेनली तमिलनाडु, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मतलब तमिलनाडु पे मेनली है। टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितना है, 7000 मेगावाट, विथ प्लान्स टू इंक्रीज इट सिग्निफिकेंट। अभी प्लान भी चल रहा है कि इससे भी हम इंक्रीज कर ले। फिर सिग्निफिकेंस क्या है, प्रोवाइड्स ए क्लीन एंड रिलायबल एनर्जी सोर्स। ऑब्वियस सी बात है, क्लीन मिलता है एनर्जी, लेकिन इसमें चैलेंज क्या है, हाई इनिशियल कॉस्ट, बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट। ये कॉस्ट की प्रॉब्लम अपने इंडिया में बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि पैसे नहीं है। और लार्जेस्ट इकोनॉमी है 4th, क्या बताऊँ यार, नहीं बता सकते। फिर अर्बनाइजेशन इन इंडिया, ग्रोथ ऑफ सिटीज़। देखिए स्मार्ट सिटी इनिशिएटिव एक आया था 2015 में। कब आया था, 2015 में। इसमें यह बताया गया था कि हम 2025 तक 100 सिटी को कम से कम क्या बना देंगे, स्मार्ट सिटी। लेकिन पता नहीं बन पाएगा या नहीं, अगले साल ही ख़त्म हो रहा है टाइम। फिर प्रॉब्लम्स, देखिए स्लम्स, पॉल्यूशन, ओवर क्राउडिंग। जहाँ पे सिटी बन जाता है स्मार्ट सिटी, भाई लोग वहाँ पे घुसते ही जाते हैं, पता नहीं क्यों। गाँव में इतना अच्छा लगता है ना, मतलब एनवायरनमेंट इतना अच्छा होता है, क्लीन होता है, लेकिन फिर भी लोग वहीं पे जाके घुसते हैं। पता है जॉब फॉब की चक्कर है, वैसे वो भी चाहिए ज़िंदगी में। फिर सॉल्यूशन क्या है, अर्बन प्लानिंग, अच्छा खासा प्लानिंग करना चाहिए, शहरी योजना करना चाहिए, और इंफ्रास्ट्रक्चर हमेशा बेहतरीन बनना चाहिए, जैसे कि कम पोल्यूशन हो और लोग भी अच्छे से रह पाए। फिर एनवायरमेंटल चैलेंज क्या है इंडिया के सामने, एनवायरमेंटल चैलेंजेस है डिफॉरेस्टेशन, पेड़ को तो काट के मतलब क्या कर रहे हैं, मतलब बायोडाइवर्सिटी लॉसेस हो रहा है, क्लाइमेट चेंज तो हो ही रहा है, वो तो जलवायु परिवर्तन सारे दुनिया में हो रहा है और इंडिया में भी हो रहा है। डिफॉरेस्टेशन के बारे में थोड़ा सा देख लो, तो लार्ज स्केल क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट फॉर एग्रीकल्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। मेनली एग्रीकल्चर के लिए तो नहीं काट रहे, लोग बहुत ज़्यादा रह रहे हैं, तो एग्रीकल्चर लैंड में भी रह जा रहे हैं,
तो लोग कहाँ पे खेती करेंगे? खेती तो करना जरूरी है, इसीलिए काट रहे हैं जंगल। लेकिन उससे ज़्यादा काट रहे हैं और बस शहर बना रहे हैं, जो स्मार्ट सिटी, उसके लिए बहुत ही बड़ा बड़ा एरिया काट रहे हैं, मतलब जंगल काट रहे हैं। और इंडस्ट्री के लिए तो फिल्मों में, आप फिल्मों में भी देखोगे कितना पेड़ काट रहे हैं सिर्फ इंडस्ट्री बनाने के लिए, एक इंडस्ट्री के लिए। कॉजेस, एग्रीकल्चर एक्सपेंशन बताया, अर्बनाइजेशन बताया, और इम्पैक्ट्स क्या हो रहा था? ऑब्वियस बात है, एनवायरमेंटल लॉस हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी, बहुत वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स, मतलब बहुत ही ज़्यादा वन्य जंतु वो अपने जान हार, मतलब विलुप्त हो रहा है, एंडेंजर्ड होते हैं, फिर बिल्कुल ख़त्म। ओके। और सोशल इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है? डिस्प्लेसमेंट इंडिजिनस कम्युनिटीज़, जो इस जंगल में रहते आ रहे हैं बहुत ही पीढ़ियों पीढ़ी, उनका जंगल ख़त्म हो रहा है, तो वो कहाँ पे जाएंगे? ये तो गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा। चलिए, मुझे कुछ नहीं बोला। इंडियन रिवर सिस्टम देखिए, हिमालयन रिवर सिस्टम, पेनिसुलर रिवर सिस्टम। हिमालय में गंगा, इंदस, ब्रह्मपुत्र बोला था मैंने। पेनिसुलर में गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और महानदी भी है। ओके। और वैसे देखें तो माही रिवर है, जो इक्वेटर को 2 बार काटता है, बहुत बार क्वेश्चन आता है, तो याद रखना। ओके। अभी देखिए, ये है कि गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इनमें से गोदावरी सबसे बड़ा है, और ऊपर से गंगा सबसे बड़ा है जो इंडिया में फ्लो करता है। वैसे तो ब्रह्मपुत्र बड़ा है। ओके, याद हो गए ना सारे? याद करो। फिर इंडियन रिवर सिस्टम अभी एक बार देख लें, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए, एग्रीकल्चरल इंपॉर्टेंस, प्रोवाइड्स इरिगेशन फॉर क्रॉप्स, ऑब्वियस ही बात है, रिवर से इसीलिए हम खेती कर रहे हैं। जैसे कि राइस, व्हीट, शुगर कैन, जो कि मेजर बहुत ही ज़्यादा पानी नीड करते हैं, उनके लिए तो चाहिए ही चाहिए। फर्टाइल आलूवेल सॉइल इंश्योर्स, देखिए बताया था आलूवेल नॉर्दर्न प्लेन्स में, तो वो जब आते हैं तो फर्टाइल सॉइल आते हैं, जहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होता है। कैनल सिस्टम सपोर्ट फार्मिंग इन एरिड रीजन, बेसिकली फार्मिंग के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन, जैसे कि हाइड्रो पावर प्लांट बन रहे हैं, डैम से बनाकर वहाँ से निकल रहे हैं। जैसे भाखरा नगर डैम बहुत ही अच्छा रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स है। वो किस रिवर पे है जरा कमेंट में बताना। भाखरा नगर डैम कौन से रिवर के ऊपर बना गया है? फिर इनलैंड नाविगेशन, जैसे कि फैसिलिटेट ट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेशन, जो ज़्यादा नाभि से मतलब जहाज़ से जाते हैं, वो तो समुद्र में जाता है ना, छोटा छोटा जहाज़ जाता है रिवर्स में। फिर फिशरीज, फिशरीज तो है, इसमें क्या बात करना, कुछ बात करने है ही नहीं। फिर फ्लड एंड ड्रॉट्स, ये तो भाई रिवर्स लाते ही हैं। फ्लड प्रोन एरियाज, जैसे कि आसाम, बिहार, बिहार में तो कोसी रिवर लाता है, लेकिन आसाम में ब्रह्मपुत्र रिवर मतलब तबाही मचा देता है। ओके। उसी तरह उड़ीसा में महानदी आता है, उसी तरह बहुत ही रिवर है, बहुत सारे। फिर ड्रॉट प्रोन एरियाज, जैसे कि राजस्थान और महाराष्ट्र। राजस्थान में तो मतलब डेजर्ट है, तो वहाँ पे ड्रॉट तो आता है, मतलब सूखा पड़ जाता है, सूखा सूखा पड़ जाता है। और महाराष्ट्र भी कभी कभी पड़ता है, बारिश नहीं होता है। फिर मेजर्स, डैम बनाना चाहिए, वाटर को अच्छे से प्रॉपर मैनेजमेंट करना चाहिए, तभी जाके कुछ होगा, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला। फिर पंचायती राज सिस्टम, लोकल गवर्नेंस, पीछे चला गया। ओके। लोकल गवर्नेंस और वाटर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स, तो ये दोनों क्या है देखो, ये चलो दिखाता हूँ। रोल ऑफ लोकल गवर्नमेंट्स, रोल ऑफ लोकल गवर्नमेंट्स, जैसे कि देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, स्कूल्स एंड हेल्थ केयर फैसिलिटीज़। जो लोकल गवर्नमेंट में सरपंच बन गए गांव का, ओके, तो गांव का जो बनते हैं उनके ऊपर ही ये होता है, रोड्स करो, स्कूल करो और पैसा खाओ। सॉरी मतलब क्या, मतलब रोड्स करो, स्कूल खाओ, स्कूल खाओ नहीं खाओ, रोड्स करो, स्कूल बनाओ, हेल्थ केयर मेडिकल बनाओ, कितना बनता है दिखाई देता है। प्रोविजंस ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन एंड रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन। एग्रीकल्चर सपोर्ट देते हैं, इम्प्लीमेंटेशन कितना चाषियों को सपोर्ट देते हैं पता है, फोटो उठा देते हैं। उसके बाद स्कीम्स लाइक मनरेगा, मनरेगा आपको पता होना चाहिए, मनरेगा फॉर रूरल एम्प्लॉयमेंट अंडर एग्रीकल्चरल ग्रोथ। मनरेगा हुआ है जो, वहाँ पे भी फ्रॉड है भाई, मतलब क्या हमारे इंडिया में भाई फ्रॉड इतना है, जो पैसा लेते हैं ना, मतलब क्या बोलते हैं उसे, करप्शन, मतलब बहुत ही ज़्यादा। सोशल वेलफेयर, जाने दो, मैं इसे पढ़ूंगा ही नहीं, आपको पढ़ना है स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ लेना। ओके। फिर वाटर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स, जैसे क्री प्रोजेक्ट्स, देखिए नर्मदा वैली प्रोजेक्ट्स है, प्रोवाइड्स इरीगेशन ड्रिंकिंग वाटर। जल जीवन मिशन आया था, ओके, M2 सप्लाई पे पाइप वाटर, जो पाइप वाटर अभी आ रहा है सारे ही घर पे, तो पाइप वाटर मतलब घर पे ही टैप लगा देंगे, खोलोगे पानी निकलेगा। मध्य प्रदेश वाटर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, टेक्निक क्या है इसका, कैसे हम सेव करें? देखिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, कलेक्ट करेंगे रेन वाटर को। चेक डैम्स एंड रिजर्वर्स, स्ट्रक्चर टू स्टोर रेन वाटर, डैम्स करेंगे, स्टोर करेंगे, अच्छे से स्टोर करेंगे। वाटर शेड मैनेजमेंट, रिस्टोरेशन ऑफ वाटर शेड। वाटर शेड्स क्या होता है? देखो, वाटर शेड्स होता है जहाँ से आपका पानी निकलता है,
देखो जैसे कि आया पानी मान के चलो, मान माउंटेन से निकला, नीचे आया मेन रिवर में मिसा, जो वो जिस रास्ते से आया उठे उसे बोलते हैं वाटर शेड। बस इतना याद रखना। फिर टूरिज्म इन इंडिया, इंडिया का टूरिज्म बहुत बेहतरीन है, लेकिन घूम के जाके बाहर कुछ भी बोल देते हैं हमारे नाम नाम पे। पॉपुलर डेस्टिनेशन जैसे कि ताजमहल फेमस है, जयपुर पिंक सिटी, केरला फेमस है, केरला बहुत ही ज़्यादा फेमस है क्योंकि एजुकेटेड लोग हैं। इको टूरिज्म, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, इको टूरिज्म मतलब टूरिस्ट कर रहे हो लेकिन मतलब जितना घूमने घूमो, लेकिन हमारे बात को नहीं मानना। ओके। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पैसा तो आ रहा है ना, पैसा पैसा। देखिए इको टूरिज्म में क्या है इंडिया में, प्रमोट सस्टेनेबल ट्रैवल टू नेचुरल एरियाज, मतलब आप अच्छे से जाओ, नेचुरल एरिया में जाओ, लेकिन उनमें कुछ मत करो। बेनिफिटिंग बोथ दी एनवायरमेंट एंड द लोकल कम्युनिटी, बेनिफिट कहता है उन्हें भी मिलता है। एम्प्लॉयमेंट्स, डेस्टिनेशंस, केरला बैक वाटर्स, जिम कवर नेशनल पार्क सबसे पुराना, शॉर्ट्स है इसका मेरे ऊपर, मेरा इसके ऊपर है। सुंदरबन मैंग्रोव फॉरेस्ट है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया, बेनिफिट्स क्या है, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन होता है, इकोनॉमी की ग्रोथ होता है, और कल्चरल प्रिजर्वेशन, कल्चर भी देखने के लिए लोग आते हैं, ये हिंदू धर्म से रिलेटेड है, कोई भी हो सकता है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, इसके देखा था हमने। तो ये इंडिया में क्या है, देखो वेस्टर्न घाट्स पे बहुत ही ज़्यादा रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंडिजिनस स्पेसीज है, और वहाँ पे एंडेमिक भी है। तो वो वेस्टर्न घाट्स बहुत ही अच्छा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। उसके साथ हिमालय और सुंदरबन भी है, मैंग्रोव फॉरेस्ट है जो। फिर कंजर्वेशन एफर्ट्स, सेंचुरीज नेशनल पार्क बनाया जा रहा है जिससे हमारा कंजर्वेशन हो रहा है। चलो देख लेते हैं, सब कुछ देखना पड़े। सेंचुरीज और नेशनल पार्क्स आपको ये बताना है, लेकिन देखो ये अगर नहीं आएगा तो मुझे बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाए। नेशनल पार्क, कितने नेशनल पार्क टोटल इंडिया में है ये आपको आना ही चाहिए, मैंने बताया है। नेशनल पार्क्स मैंने वीडियो बनाए, पूरे वीडियो बनाए ट्रिक के साथ, 1 घंटे का वीडियो है जहाँ पे आप पूरे याद रख लोगे सारे के सारे नेशनल पार्क। देखिए नेशनल पार्क्स, जिम कवर नेशनल पार्क सबसे पुराना उत्तराखंड पे, नोन फॉर टाइगर्स। काजीरंगा आसाम पे है, आसाम पे 7 है। रणथंभौर राजस्थान पे, ज़्यादा बात नहीं करेंगे। सुंदरबन वेस्ट बंगाल में, ये कुछ फेमस है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जैसे कि भरतपुर बाढ़ सेंचुरीज राजस्थान पे है, जिसे बाढ़ हेवन बोलते हैं। पेरियार केरल पे है, बहुत ज़्यादा फेमस है एलिफेंट्स के लिए। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु एंड केरल पे है, यूनेस्को लिस्टेड फॉर बायोडाइवर्सिटी। ओके, इंपॉर्टेंस क्या है, प्रोटेक्ट एंजेंडर्ड स्पेसीज। ओके, और इकोसिस्टम भी डेवलप होता है बहुत अच्छा खासा। फिर मानसून एंड एग्रीकल्चर, देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ मानसून, 70% एग्रीकल्चर डिपेंड, ऑब्वियस बात है। 70% का मैंने तो बोल लूँ है भाई, सब कुछ डिपेंडेंट है। जो बहुत ही फ्लोइंग रिवर्स के पास है उन उन कृषियों को ज़्यादा नहीं चाहिए होता है, लेकिन भाई और सब डिपेंडेंट है। चैलेंजेस क्या था, डिलेड फॉर पुअर मानसून, कभी कभी मानसून आता ही नहीं तो गया सुइसाइड। मेजर्स इरिगेशन ड्रॉट रेजिस्टेंस क्रॉप्स, इसका मेजर्स क्या है, हम क्या कर सकते हैं। हम पहला है तो सिंचाई प्रणाली, जो इरिगेशन का हमें अच्छा करना पड़ेगा। फिर ड्रॉट, ये क्या है भाई, सूखा रोधी फसलों का विकास, भाई जो कि बिना पानी के भी चल जाएगा, जैसे कि पोल बीन्स, काउपी, प्योरल मिलेट, ये भी हो सकता है। वैसे आप इतना दूर नहीं जाना, ये कुकुम्बर, मस्टर्ड, पेपर, भाई ये सब भी हो सकता है। पानी बहुत ही कम लगता है इसमें, तो इसे हमें प्रमोट करना चाहिए। ओके। फिर मानसून, सीजनल वाइंड ब्रिंग्स रेनफॉल एसेंशियल फॉर एग्रीकल्चर एंड वाटर रिसोर्सेज इन इंडिया। सीजनल विंड्स जो आता है, जो बस बताया था आपको, अभी नहीं बताऊंगा दोबारा। टाइप्स ऑफ मानसून, साउथ वेस्ट मानसून है, जनवरी टू सितंबर आता है। नॉर्थ ईस्ट मानसून अक्टूबर टू दिसंबर आता है, जो कि है ये बहुत बड़ा है। अभी आया है तमिलनाडु में फ्लड्स, क्यों आया है, ये लौटते हुए मानसून के कारण। वो तमिलनाडु को ही और केरल का थोड़ा सा, लेकिन तमिलनाडु के ज़्यादातर इम्पैक्ट डालता है, जिसके कारण विंटर में ही वहाँ पे फ्लड आता है ज़्यादातर। ओके। फिर इम्पैक्ट एग्रीकल्चर पे इम्पैक्ट पड़ता है, वाइटल क्रॉप्स होता है, राइस और शुगर केन के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है पानी। चैलेंजेस क्या है, इरेगुलर रेनफॉल होता है तो ड्रॉट पड़ जाता है, कभी कभी ज़्यादा होता है तो फसलें वेस्ट हो जाता है। फिर आता है एनर्जी क्राइसिस, इंडिया में क्या है, डिपेंडेंसी ऑन कोल, और बताया सेकेंड लार्जेस्ट इंपोर्टर और एक्सपोर्टर है कोल का, तो बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट है ऑयल पर तो डिपेंडेंट है ही। ऑयल पर मतलब इंडिया में कुछ होता ही नहीं, रसिया पर कभी डिपेंडेंट है,
चेंज कर रहा है कोर्स अपना, लेकिन रसिया पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। फिर नीड फॉर रिन्यूएबल एनर्जी जो नवीकरणीय ऊर्जा, उसका एनर्जी बहुत ज़्यादा नीड है, इंडिया में नहीं है। रोल फॉर गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड इनिशिएटिव्स, इसके बारे में नहीं बताऊंगा, गवर्नमेंट का पॉलिसी क्या है आपको पता होगा इंडिया में, इसलिए तो इंडिया डेवलप कर रहा है इतना ज़्यादा। नीड फॉर रिन्यूएबल एनर्जी, एनवायरमेंटल बेनिफिट्स, रिन्यूएबल एनवायरमेंट का क्या बेनिफिट है होगा, रिड्यूस कार्बन एमिशन, कार्बन ज़्यादा नहीं होगा, एयर पॉल्यूशन नहीं होगा, हेल्प मिटिगेट क्लाइमेट चेंज भी नहीं होगा, एयर पोल्यूशन नहीं होगा, गर्मियाँ नहीं बनी पड़ेगी। सस्टेनेबिलिटी प्रोवाइड्स इन एग्जॉस्टेबल एनर्जी सोर्सेज लाइक सोलार, विंड, हाइड्रो और रेडिएशन। भाई ये तो रहेगा ना भाई, सोलार क्या कभी ख़त्म हो जाएगा, सन विंड क्या अभी ख़त्म हो रहा है, हवा हवा चलना बंद हो जाएगा, नहीं होगा। इकोनॉमिक एडवांटेजेस क्रिएट्स जॉब तो क्रिएट्स होगा। एनर्जी सिक्योरिटी डाइवर्सिफाइज एनर्जी सप्लाईज एंड डिक्रीजेस डिपेंडेंसी ऑन इम्पोर्ट्स, हम एक्सपोर्ट्स करेंगे, इम्पोर्ट्स नहीं करेंगे, ज़्यादा हो गया। रोल ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इनिशिएटिव्स, अभी इसे भी देखना पड़ेगा। प्रमोशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, करते हैं प्रमोशन, कैसे करते हैं, पॉलिसीज लाइक द नेशनल सोलर मिशन एंड इनिशिएटिव्स फॉर ग्रीन टेक्नोलॉजीज, रेगुलेशन एंड स्टैंडर्ड्स, एनर्जी एफिशिएंसी स्टैंडर्ड्स इंक्लूडिंग द एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट एंड प्याट स्कीम। मुझे भी नहीं पता है प्याट क्या है, अगर आपको पता है तो ज़रा कमेंट सेक्शन में बताना प्याट क्या है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसीज़ फॉर इको टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स लिया गया है 17, उसके ऊपर शॉर्ट्स है, देखना चाहो तो देख सकते हो। और 2030 को लिए हैं लास्ट ईयर, जिसके अंदर इसे फुलफिल करेंगे। फाइनेंशियल सपोर्ट ग्रांट्स, लोन्स एंड इनिशिएटिव्स फॉर इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस एंड टेक्नोलॉजीज। कुछ समझ में आया तो आया, नहीं आया तो नहीं, मैं क्या करूँ। फिर आया डिजास्टर मैनेजमेंट, फ्लड्स, साइक्लोन्स, अर्थक्वेक्स, बहुत ज़्यादा इंडिया में नहीं आता है, थैंकफुली बहुत ज़्यादा नहीं आता, लेकिन फ्लड्स और साइक्लोन का थोड़ा बहुत खतरा रहता है ईस्ट वाले पार्ट को। और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है जो एनडीए में करता है, इसके बारे में देख लेते हैं, कोई नहीं सबके बारे में देख लेते हैं, क्या बोलूँ मैं। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एनडीए में एस्टेब्लिश कब हुआ, 2005 में। की फंक्शन इसका क्या है, पॉलिसी फॉर्मुलेशन फॉर डिजास्टर रिस्क, जो रेगुलेशन, कैसे हम कम कर सकते हैं रिस्क को, जब कोई भी ऐसा, हम तो उसे रोक नहीं सकते नेचुरल डिजास्टर का, लेकिन रिस्क को कम कर सकते हैं। कोऑर्डिनेटिंग डिजास्टर ड्यूरिंग नेचुरल एंड मैनमेड डिजास्टर, ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर डिजास्टर प्रिपेयरनेस, रिस्क असेसमेंट एंड मिटिगेट, मतलब कमाएंगे प्लान्स फॉर डिजास्टर प्रोन एरियाज़ को कैसे हम सेफ रखें, बहुत ही कम वहाँ पे डैमेज तो होगा। स्ट्रक्चर क्या है, चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर इसका हेड है, विथ मेंबर्स फ्रॉम वेरियस मिनिस्टर्स स्टेट गवर्नमेंट्स। फिर आता है इंडियन ओशन एंड मैरीटाइम जियोग्राफी। ओके, स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है इसका बहुत ही ज़्यादा, ट्रेड सिक्योरिटी में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पानी के थ्रू ही आता है, हमारे ऊपर हमला हो सकता है, बहुत ही चांसेस है, लैंड से ज़्यादा खतरा पानी से। मेजर पोर्ट्स चेन्नई, मुंबई, कोची बोल दिया, विशाखापट्टनम। फिर रिसोर्सेस, फिशरीज, ऑयल एक्सप्लोरेशन, ऑयल बहुत ज़्यादा निकलता है। अब जो ये पता होगा, जो मुंबई का हाईवे है, मुंबई के पास जो अरब सागर में है एक, वहाँ से बहुत ज़्यादा ऑयल हमारे यहाँ से निकलता है, वहाँ से ही निकलता है। ओके, तो इम्पोर्टेंट है इसके वजह से। और हाँ, मैरीटाइम बॉर्डर्स जो उसे हमारे देश के बॉर्डर से कितने दूर तक मानते हैं, हम मानते हैं 12 नॉटिकल माइल्स, जो कि है 21.9 किलोमीटर्स। और जैसे कि बॉर्डर शेयर करते हैं मैरीटाइम बॉर्डर्स, इनलैंड बॉर्डर्स आपको पता होगा 7 है, लेकिन मैरीटाइम बॉर्डर्स हम शेयर करते हैं वो भी 7 के साथ, जैसे कि बांग्लादेश हो गया, इंडोनेशिया हो गया, थाईलैंड हो गया, उसके बाद पाकिस्तान हो गया, इस तरह से और भी बहुत सारे देश हो गए। ओके, अभी क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट्स देखते हैं। रिस्किंग राइजिंग टेम्परेचर, बढ़ रहा है, ग्लेशियर मेल्टिंग हो रहा है। एक देश ऐसा बना है जो कि पूरे अपना सारा ग्लेशियर ख़त्म कर चुका है, खो चुका है, वो देश कौन सा है, कमेंट में बताओ। इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर एंड वाटर रिसोर्सेज, बहुत ही ज़्यादा वाटर रिसोर्सेज पे इम्पैक्ट डालता है, क्योंकि अगर ग्लेशियर मेल्ट होंगी तो सी लेवल बढ़ेगा, और यहाँ पे वाटर भी नहीं मिलेगा। कभी गर्मी ज़्यादा होगी तो बारिश भी सही टाइम पे नहीं होगा, एग्रीकल्चर में बारिश नहीं होगा तो गया ख़त्म, कब ज़्यादा कब कम कुछ पता नहीं। इंडियाज़ रोल इन ग्लोबल क्लाइमेट समिट्स, इंडिया भी रोल ले रहा है, बाकी सारे बहुत सारे क्लाइमेट के रिलेटेड समिट में योगदान दे रहा है, क्या होता है देखते हैं।
जिसके ऊपर डिटेल वीडियो था चाहिए आप एक बार कमेंट कर दो। ओके, नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया देखिए, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है अंडमान निकोबार पे, मैंग्रोव से सुंदरबन पे, डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट सेंट्रल इंडिया में और सबसे ज़्यादा है। अभी लास्ट स्लाइड पे चलते हैं। फिशरीज इन इंडिया, कोस्टल एंड इंलैंड फिशरीज होता है, दोनों जगह पे होता है, रिवर्स पे होता है, ओशन पे भी होता है। फिर स्टेट लीडिंग इन फिश बॉर्डर कौन है? गुजरात सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर करता है और मेरीटाइम फिश में सबसे आगे है, मैराइन फिश में। एंड आंध्र प्रदेश इनलैंड फिश में आगे है। चैलेंज क्या आता है? ओवर फिशिंग हो जाता है, कभी कभी हम सारे खा जाएंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। और पॉल्यूशन तो होता है, मैंने बता दिया रिवर का पॉल्यूशन कैसे दिल्ली में होता है। ये लास्ट स्लाइड खत्म हो गया। देखिए, आपको थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे वीडियो देखने के लिए। सब हो सके तो सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। नमस्कार।